आ जाइए। U1 वक्र के अनुदिश अवयव लंबाई हमने निकाली थी। लंबाई को हमने किससे डिनोट किया था? ds। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? पहले वक्र की, तो ds1। जब पहले वक्र की बात करेंगे तो आप केवल एक वक्र के लिए चलेंगे, ds1 बराबर, और आपने स्क्वायर में लिया था ये ds स्क्वायर, जिसका मान निकला था h1 स्क्वायर du1 स्क्वायर, h2 स्क्वायर du2 स्क्वायर, h3 स्क्वायर du3 स्क्वायर। जनरल लिख देती हूँ ds स्क्वायर। क्या क्या निकला था? h1 स्क्वायर du1 स्क्वायर, h2 स्क्वायर du2 स्क्वायर, h3 स्क्वायर du3 स्क्वायर। लेकिन आप u1 वक्र के लिए बात कर रहे हैं। u1 वक्र के लिए u2 और u3 नियतांक होते हैं। जब ये दोनों नियतांक है तो du2 और du3 का मान क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ये दोनों नियतांक राशि हैं। जब ये 0 हो गया तो आपका u1 वक्र के लिए निकलेगा ds1 स्क्वायर। ये दोनों 0 हो गए, क्या बचेगा? h1 स्क्वायर du1 स्क्वायर। तो ds1 क्या निकलने वाला है आपका? h1 du1। इसी प्रकार u2 वक्र के अनुदिश u3 u1 और u3 नियतांक होंगे। अगर ये नियतांक हैं तो du2 du1 और du3 का मान क्या आने वाला है? 0। इसी समीकरण से देखते हैं। अब जो निकलेगा वो निकलेगा ds2 स्क्वायर। du1 और du3 क्या हो जाएंगे? 0। क्या बचेगा? h2 स्क्वायर du2 स्क्वायर। ds2 का मान क्या निकलने वाला है? h2 du2। u3 वक्र के अनुदिश u1 u2 दोनों क्या है? नियतांक। du1 du2 दोनों का मान क्या आएगा? 0। फिर रख दीजिए इसी समीकरण में ds स्क्वायर। इस बार कौन कौन से 0 होंगे? ये दोनों। तो क्या बचेगा? h3 du3 h3 du3। तो ds3 जो निकलेगा क्या निकलेगा? h3 du3। आपने तीनों वक्रों के लिए अवयव की लंबाई ज्ञात कर ली। पहले के लिए आपने h1 du1, दूसरे के लिए आपने ज्ञात करी h2 du2 और तीसरे के लिए ज्ञात करी आपने h3 du3। जब तीनों के लिए ज्ञात हो गई तो देखिए मैं ये हमने कल वक्र बनाया था, जिसे हमने ये मूल बिंदु माना था। ये तो माना था u वक्र, ये माना था v वक्र और ये माना था आपने w वक्र। u वक्र जो था उसे u1 वक्र बोला था, v वक्र था उसे u2 वक्र बोला था, w था उसे u3 वक्र बोला था। u1 वक्र का मान कितना होगा? कितना निकला लंबाई u1 वक्र के लिए? ds1 इसका मान निकाल चुके हम। कितना निकला? h1 du1। मतलब इस वाले वक्र की लंबाई जो निकली है वो निकली है h1 du1। v वक्र के लिए जो लंबाई थी वो क्या थी? ds2। और इसका मान क्या निकला? h2 du2। इसी प्रकार w वक्र के लिए जो लंबाई थी वो क्या थी? ds3। इसका मान निकली h3 du3। तो हमें कल रेखा अवयव की लंबाई ज्ञात करनी थी और रेखा अवयव की लंबाई हमारी ज्ञात हो चुकी है, जिसके 3 मान आए du1 du2 एंड du3। और ये अवयव की लंबाई निकाल ली h1 du1 h2 du2 और h3 du3। अब निकालेंगे हम इसका क्षेत्रफल।
रेखा अवयव ds1 व ds2 से बने पृष्ठ की क्षेत्रफल ds1 और ds2 से जो बन रहा है ds1 और ds2 मतलब ये वाले, ये जो क्षेत्रफल आ रहा है इसका मान निकालते हैं। रेखा अवयव ds1 व ds2 से बने पृष्ठ अल्पांश का क्षेत्रफल से बने पृष्ठ अल्पांश का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं क्षेत्रफल? इसका मुझे क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई L इंटू बी, तो ds1 इंटू ds2। ds1 का मान निकाल चुके हम, क्या था? h1 du1 और ds2 का क्या है? h2 du2। तो जो क्षेत्रफल निकला है आपका ds1 और ds2 वो कितना निकला है? h1 h2 du1 du2। ये निकल गया आपका पृष्ठ अल्पांश क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। ds1 व ds2 से बने पृष्ठ अल्पांश का क्षेत्रफल वो कितना मान निकला है? h1 h2 du1 du2। अब निकालेंगे अपन आयतन। इसी प्रकार हम ds2 ds3 से निकाल सकते हैं और ds3 और ds1 से निकाल सकते हैं। अब निकालना है मुझे आयतन। इस जो हमने बनाया था इसका हम आयतन निकालते हैं। आयतन, और आयतन को इसके लिए डिनोट करते हैं डी टॉ से। हाँ? अच्छा जल्दी नहीं, क्या करूं? धीरे धीरे करूं? अच्छा जल्दी जल्दी नहीं करूं, मैं धीरे धीरे करती हूँ। चलो ठीक है। देखिए सबसे पहले हम रेखा अवयव ds1 व ds2 से बने पृष्ठ अल्पांश का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो मतलब ds1 और ds2 के बीच का मैं क्षेत्रफल निकाल रही हूँ। क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल है इन दोनों के बीच का, ये क्षेत्रफल है। तो इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पता है क्या होता है क्षेत्रफल का सूत्र? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो मतलब ds1 मल्टीप्लाई ds2, इन दोनों का क्या करना है? आपको गुणा करना है, तो ये वाला क्षेत्रफल निकल जाएगा। और ds1 का मान आपने लिखा है h1 du1 और ds2 का मान था h2 du2। तो ds1 और ds2 का मान जो निकला है वो निकला h1 h2 du1 du2। अब मुझे इस वाले क्षेत्रफल का निकालना है। चलो पहले मैं सबका दिखाई देती हूँ निकाल के। अब निकालती हूँ मैं ds2 और ds3 से बने पृष्ठ अल्पांश का क्षेत्रफल। ds2 और ds3 से ये पृष्ठ बन रहा है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लंबाई गुणा चौड़ाई ds2 और ds3। ds2 का मान क्या था? h2 du2 और ds3 का मान क्या था? h3 du3। वो मैंने मान यहाँ लिख दिए हैं, h2 du2 h3 du3। ds2 ds3 h2 h3 du2 du3। अब मैं निकाल रही हूँ ds1 और ds3 से बने इस पृष्ठ का क्षेत्रफल। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो ds3 और ds1। ds3 का मान आप निकाल चुके, h3 du3 h1 du1 h1 h3 du1 du3। ये तीसरे पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल गया। मैंने तीनों पृष्ठों के लिए क्षेत्रफल का मान ज्ञात करा। सबसे पहले हमने ज्ञात किया ds1 और ds2 के बीच का मान क्षेत्रफल, वो ये था। ds2 और ds3 के बीच का मान ज्ञात करा, वो ये था।
DS3 और DS1 के बीच का मान ज्ञात करा, वो ये था। ये तीनों आपके क्षेत्रफल निकल गए इसके। अब निकालना है हमें आयतन। इस पूरे कल हमने जो बनाया था वो घन बनाया था इसके बीच में। देखिए कर दूं रफ? मिटा दूं? अब मुझे कल मैंने एक घन बनाया था, कैसे था? ये तो लिए थे आपने वक्र, U वक्र, V वक्र और ये था W वक्र। इसकी आपने लंबाई आज निकाल दी, DS1, H1 DU1, इसकी भी निकाल दी DS2, H2 DU2, इसकी भी निकाल दी H3 DU3। और कल मैंने घन बनाया था जो आपको बिंदु P के लिए आपको स्थिति निकालनी थी। यहाँ से लंब डाला था, यहाँ से लंब डाला था, देन ये घन बना था आपका कल। ये घन बना था। अब मैंने घन के पृष्ठों का क्षेत्रफल तो निकाल दिया, ये 3 निकाल चुके क्षेत्रफल। अब जो निकालना है मुझे इस घन का आयतन निकालना है। और घन का आयतन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा DS1 DS2 और DS3, L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही होता है घन का सूत्र। तो वही सूत्र लगाएंगे और हम निकालेंगे इस घन का आयतन। आयतन अल्पांश, देखिए लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में घन का आयतन आयतन को हम जो डिनोट करते हैं वो डिनोट करते हैं डी टॉ से। ये आयतन होता है कौन से रेखीय निर्देश तंत्र में? वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में जो आयतन होता है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है डी टॉ से। डी टॉ से अब मान निकालना है आपको अल्पांश आयतन का मान। डी टॉ बराबर क्या होगा? लंबाई गुणा ऊंचाई गुणा चौड़ाई, DS1 DS2 और DS3, ये आयतन आएगा। डी टॉ बराबर DS1, सबसे पहले DS1 का मान कितना निकला है? H1 DU1, DS2 का मान H2 DU2 और DS3 का मान H3 DU3। तो डी टॉ बराबर जो निकला वो क्या निकला? H1 H2 H3 DU1 DU2 और DU3। ये आपका निकल गया इसका जो आपने घन लेके चले थे कल उसका आयतन। और आयतन का मान जो होगा वो कितना होगा? H1 H2 H3 DU1 DU2 एंड DU3। ये आर्टिकल कंप्लीट हुआ। आर्टिकल का नाम क्या था स्टार्टिंग में जो हम पढ़ रहे थे सबसे पहले? लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। जो हमने कल स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था आपने सबसे पहले वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। वक्र रेखीय निर्देश तंत्र होता क्या है? कार्तीय निर्देश तंत्र होता क्या है? मैंने कार्तीय निर्देश तंत्र को लेके आपको वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के बारे में बताया था। पहले हमने वक्र रेखीय निर्देश तंत्र पढ़ा, उसके अंदर जो उसके निर्देशांक होते हैं वो बताए मैंने कौन कौन से निर्देशांक होते हैं, U V W। हम किसी कण की स्थिति को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? हम कल्पना करते हैं एक निर्देश तंत्र की। उस किसी कण की स्थिति को ज्ञात करना है तो आपको एक निर्देश तंत्र की जरूरत होती है। उस निर्देश तंत्र के मूल बिंदु से जब आप कण तक पहुंचेंगे वो जो दूरी कहलाएगी उसको बोला था हमने स्थिति सदिश। वही उसकी दूरी जो होगी वही उसका स्थिति बताएगी कि कण कहाँ पर बैठा हुआ है। वो कण की स्थिति ज्ञात करने के लिए
किसी निर्देश तंत्र की जरूरत पड़ती है। आपने फर्स्ट ईयर में जो मैकेनिक्स में पढ़े थे वो निर्देश तंत्र, आपने कार्तीय निर्देश तंत्र पढ़े थे, लेकिन अब आपको यहाँ पर जो पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं आपको वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। वहां पर जो यूज किया था वो आपने यूज किया था एक्स वाई जेड, क्योंकि आपने कार्तीय निर्देश तंत्र पढ़े थे। और आज जो हमने आर्टिकल कंप्लीट किया है इसके अंदर हमने पूरा यूज किया है यू वी डब्ल्यू। यू वी डब्ल्यू का मतलब जो आपके निर्देशांक है वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के वो यू वी डब्ल्यू है, जिसको मैंने यू को u1 से, v को u2 से और w को u3 से, इन तीनों से रिप्लेस कर दिया है वो यू वी डब्ल्यू ही, लेकिन जो मैंने रिप्लेस किया है वो u1, u2 और u3 से करा है। अब आपको जो आर्टिकल नेक्स्ट सेकंड आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट किया वो हमने किया लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र होता क्या है, जब तीनों अक्षें एक दूसरे के ऊपर लंबवत होती हैं तो उसे बोला जाता है लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। उस लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र को लेके फिर हमने निकाले थे आधार सदिश और स्केल गुणांक। दो राशियां मैंने निकलवाई थी। जो आधार सदिश था जिसको हमने जो दर्शाया था वो किससे दर्शाया था, बी से। आधार सदिश को आपने जो दर्शाया है वो दर्शाया था b1 वेक्टर, b2 वेक्टर और b3 वेक्टर। फिर आपने इनका, ये तो सदिश राशियां थी, इनको आधार सदिश नाम दिया था। फिर इनका आपने परिमाण लिया था, वो था h1 e1 कैप। ये दिशाएं होती हैं। कार्तीय निर्देश तंत्र में दिशा आप लेते हो i कैप, j कैप, k कैप, लेकिन वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में जो दिशाएं लेते हैं वो लेते हैं e1 कैप, e2 कैप और e3 कैप। और मैंने ये भी बताया था कि ये दिशाएं निकाली कैसे जाती हैं, किसी वक्र की दिशा कैसे निकालते हैं। ये वक्र है, इसकी दिशाएं मुझे ज्ञात करनी है, तो मैंने बताया था इन वक्र के ऊपर आप क्या डाल दो, स्पर्श रेखाएं। जैसी स्पर्श रेखा डलती है वो उसकी दिशा को इंगित करती है। v के लिए e2 कैप, w के लिए e3 कैप, u के लिए e1 कैप। ये दिशाएं थी। और जो आपकी ये सदिश राशियां थी इनको मैंने खोला था e1 कैप, e2 कैप और e3 कैप में, और इनके साथ परिमाण लिया था, क्योंकि जो सदिश राशि होती है वो दिशा और परिमाण दोनों से मिलकर बनी होती है। तो इसके लिए परिमाण h1 लिया था, इसके लिए परिमाण h2 लिया था, इसके लिए परिमाण h3 लिया था। तो b1, b2, b3 सदिश जो थे उन्हें तो आधार सदिश बोला गया था, और इनका जो परिमाण था h1, h2, h3 इन्हें क्या बोला गया था, स्केल गुणांक। तो ये जो मान निकले थे वो क्या थे आपके h1, h2, h3, स्केल गुणांक थे। उसके बाद हमने इन रेखाव्यव की लंबाई निकाली थी। स्केल गुणांक और आधार सदिश निकालने के बाद आपने निकाली थी इनकी लंबाइयां। इस वक्र की क्या लंबाई है, इस वक्र की क्या लंबाई है और इस वक्र की क्या लंबाई है। आपने लंबाई जो निकाली वो निकाली तीन लंबाइयां, ds1, ds2 और ds3। इन तीनों के मान ज्ञात करे आपने। इसका मान निकला था आपका h1 du1, इसका मान निकला था h2 du2 और इसका मान निकला था h3 du3। जब ये लंबाइयां निकल गई उसके बाद हमने इस घन के पृष्ठों का क्षेत्रफल निकाला था और इस घन का आयतन निकाला था। क्या पूछ रहे हैं? कुछ सिलेबस के बारे में बता दो। देखिए सिलेबस के बारे में पूछ रहे हैं तो सिलेबस के बारे में मैंने आपको कल फर्स्ट यूनिट के बारे में बताया था कि फर्स्ट यूनिट के अंदर आपके दो चैप्टर थे। सबसे पहले अपन लोग फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट यूनिट के दो चैप्टर्स हैं। कौन कौन से चैप्टर्स हैं? एक तो वक्र रेखीय निर्देश तंत्री चैप्टर है और दूसरा चैप्टर था टेंसर, सेकंड चैप्टर है टेंसर। ये दो चैप्टर मिलके आपकी फर्स्ट यूनिट बनती थी, लेकिन अब ये दो चैप्टर में से आपका केवल एक चैप्टर रह गया है वक्र रेखीय निर्देश तंत्र, क्योंकि जो 30% सिलेबस डिलीट हुआ है उसमें से आपका टेंसर वाला पार्ट हट गया है। अब आपको केवल फर्स्ट यूनिट में यही वाला चैप्टर पढ़ना है जो मैं पढ़ा रही हूँ। इसके बाद आपको दूसरा चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगी, वो सिलेबस में से डिलीट हो चुका है, सिलेबस में से चला गया है, इसलिए आपको वाला चैप्टर अब नहीं पढ़ना है टेंसर वाला। अब जो पढ़ेंगे हम केवल यही वाला चैप्टर पढ़ेंगे, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र वाला। दूसरी यूनिट के बारे में, दूसरे में से क्या डिलीट हुआ है वो मैं आपको दूसरी यूनिट स्टार्ट करें तभी बताऊं, अभी बता दूं? बताइए कमेंट बॉक्स में। क्या बता, क्या सिलेबस साइट पर आ गया क्या?
सिलेबस मेरे पास तो है अभी, क्या क्या डिलीट हुआ है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अभी क्लास में सारी यूनिट्स के बारे में डिस्क्राइब करूं तो बता दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में, नहीं तो अपन एक एक यूनिट पढ़ते जाएंगे, देन मैं उसके बारे में डिस्क्राइब करती जाऊंगी। क्या चाहते हैं आप लोग? मतलब जब स्टार्ट करूं मैं तभी बताऊं, ठीक है। अपन ने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करी है, फर्स्ट यूनिट के बारे में मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है कि फर्स्ट यूनिट में 2 चैप्टर थे आपके, दोनों चैप्टरों के नाम बताए मैंने। एक चैप्टर था आपका वक्ररेखीय निर्देशांक और दूसरा था आपका टेंसर। टेंसर वाला हट गया है, बचा यही वाला चैप्टर है और यही पढ़ाऊंगी बस मैं इस यूनिट के अंदर। ओके, टाइम हो चुका है, बाकी कर लेते हैं क्लास।